नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राम मंदिर में मोदी करेंगे ध्वजारोहण, भागवत आएंगे, अमिताभ सचिन समेत कई हस्तियों को न्योता। दिल्ली की 3 अदालतों, 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। पटियाला हाउस कोर्ट में ब्लास्ट से जुड़े आरोपी की पेशी से पहले मेल आया। ताइवान को लेकर चीन जापान के बीच भारी तनाव। जापानी पीएम बोली, हमला हुआ तो सेना भेजेंगे। बिहार सरकार गठन, केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त। राबड़ी आवास के बाहर नारेबाजी, संजय यादव हरियाणा जाओ, रोहिणी समर्थकों ने किया हंगामा। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि हम लोग जल्द मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आधी रात को अमित शाह ने ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलाया। वहीं इसको लेकर कहा कि ये स्वाभाविक नहीं है, जान संभावनाओं का सम्मान हर एक दल करता है। एक विराट जनादेश मिला और उसके आगे कई तरीके के फैसले दिए गए। हमारे गठबंधन में मिलकर फैसले लेते हैं, इसलिए लोगों का आना जाना होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं, राय मशवरा लेने के लिए वहां गए होंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए। लोकतंत्र में सबको फैसले लेने की आज़ादी है, लेकिन हमारी सलाह है आत्ममंथन करें। तेजस्वी जी और उनके गठबंधन के साथी दलों को ये जरूर देखना होगा कि केवल जबरदस्ती फैसले थोपने से जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। जनता के लिए काम करना होगा। यहाँ सड़कें बनी, यहाँ एक्सप्रेसवेज बने, यहाँ हाईवेज बने, बेरोजगारों को रोजगार मिले। 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार का फैसला बिहार की कैबिनेट ने लिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कई बड़े फैसले लिए गए। इसके मुकाबले विपक्ष केवल सवाल खड़े करता है। जनता काम देखती है और काम के आधार पर ये। सरकार के नए गठन को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जल्द ही सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ललन सिंह और संजय झा दिल्ली गए हैं, मीटिंग हो रही है। पटना आने के बाद हम लोग एक साथ बैठकर ब्रीफिंग करके बता देंगे कि कब सरकार का गठन होगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नई सरकार के गठन का रूपरेखा तय की जा रही है। आपस में हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। कोई खींचातानी नहीं है, सब तथ्यहीन बात है। सब आपस में समन्वय मैंने बहुत अच्छा बेहतर है। सब चीज आप देखिए एकदम सकारात्मक। हम लोग ने किस तरह से चुनाव लड़ा, आपस में हमारी एकजुटता को देखें। नीचे से ऊपर तक के सभी, ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी कार्यकर्ताओं में कितना बेहतर संबंध रहा, समझे, चट्टानी एकता के साथ। इसी तरह समझ लीजिए कि हम लोग का भी सरकार का जो नई सरकार की गठन होना है, बेहतर ढंग से सब चीज हो जाएगा। कोई सीट के लेकर कोई मरमरी किसी में नहीं। सब आपस में सब लोग विमर्श करके सब लोग तय कर लेंगे। शीर्ष नेतृत्व नई सरकार के गठन का विमर्श कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मारे दुमिली जंगल में आज आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की गई। ग्रेहाउंड्स कमांडो बलों ने माओवादी दल के साथ मुठभेड़ की, जिसमें 6 नक्सली कैडर मारे गए हैं। इनमें कुख्यात कमांडर माडवी हिडमा भी शामिल है, जिस पर लगभग 1 करोड़ का इनाम था। हिडमा को नक्सल आंदोलन का एक रणनीतिक और सैन्य स्तंभ माना जाता था। उस पर कम से कम 26 बड़े और घातक हमलों का आरोप है। इनमें 2010 के ताड़मेटला हमले में 76 जवानों की हत्या भी शामिल है। इस मुठभेड़ में हिडमा की पत्नी राजे और अन्य साथी नक्सलियों को भी निशाना बनाया गया है। सुरक्षा बलों ने उनके ठिकानों से AK-47 जैसी भारी हथियार जब्त की, जो माओवादी ताकत की गहनता को दर्शाती है। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर देवी स्थान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। ये पूजा नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर सुनील कुमार के एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलने की कामना को लेकर की गई। भाजपा नेता अजय कुमार और सुनीता देवी के नेतृत्व में मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कहीं ना कहीं लड्डू का जो भोग है वो अर्पित किया गया भगवान को, और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद जो है वो बांटा गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर विधायक के उज्जवल भविष्य और मंत्री पद पर आसीन होने की कामना की। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्रवासियों का धन्यवाद उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने मत देकर डॉक्टर सुनील कुमार को 6ठी बार विजय बनाने में सहयोग आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर फिलहाल इस जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर कई तस्वीरें सामने आई है। बीजेपी नेताओं का बयान भी सामने आया है, सुनाते हैं आपको, सुनिए।
यह वार्ड नंबर 15 का कल्याणपुर मोहल्ला है। आज डॉक्टर सुनील के जीत की खुशी में हम लोग लड्डू का वितरण करेंगे और माता रानी पर प्रसाद चढ़ाए हैं, और इसीलिए हम लोग प्रसाद चढ़ाए हैं कि डॉक्टर साहब मंत्रिमंडल में अपना जगह स्थान प्राप्त करें। मेरा नाम अजय कुमार वर्मा, वार्ड नंबर 15 का कल्याणपुर मोहल्ला है। जैसा कि आपको पता है, माता रानी के कृपा और सारे जनता के सहयोग से बिहार विधानसभा से डॉक्टर सुनील कुमार जी निर्वाचित घोषित 6ठी बार किए गए हैं, और हम लोगों का ये दिली इच्छा है कि डॉक्टर सुनील फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो, फिर से मंत्री बने। इसलिए हम लोग माता रानी के सामने आज मोहल्ले वासी आराधना करने के लिए आए हैं कि फिर से डॉक्टर सुनील मंत्रिमंडल में शामिल हो। यही आज हम लोग आशा के साथ माता रानी का पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? शैलेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला, उसमें इतने प्रेस के साथी आए, ये बड़ी बात है। बिहार में हमने ईमानदार प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं हार की जिम्मेदारी 100% अपने ऊपर लेता हूं। हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के हार की जिम्मेदारी लेते हुए ये भी कहा कि हम लोग व्यवस्था की परिवर्तन नहीं कर सके, मैं इसकी भी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके प्रायश्चित के लिए 20 तारीख को बितिहरवा गांधी आश्रम में 1 दिन का मौन उपवास रखेंगे। प्रशांत किशोर क्या कहते नजर आए, सुनिए। 10,000 रुपए की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग बता रहे हैं कि 10,000 पर लोगों ने वोट बेच दिया। बिल्कुल नहीं है, ये बात सही नहीं है। मेरा आज भी ये यकीन है कि 10,000 रुपए के लिए बिहार के लोग अपना वोट, अपना बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे। अगर 10,000 रुपए को आप जोड़िएगा तो प्रतिदिन 5.5 रुपया हुआ। 5.5 रुपए में कौन अपना वोट बेचेगा? लोगों ने 10,000 रुपए के लिए सिर्फ वोट नहीं बेचा है। आपको देखने, जानने, समझने की जरूरत है। और इस पर ये बहस भी हो रहा है। सत्ता में जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं भैया हम तो सरकारी योजना चला रहे थे। जो विपक्ष में है वो कह रहा है हम योजना नहीं चला रहे थे, आप पैसा देके वोट खरीद रहे थे। इसका कोई अंत नहीं है, इस बहस का कोई अंत नहीं है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार से आग्रह किया है कि अगर उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ किसी तरह का मानसिक उत्पीड़न कर रहे होता है तो इसकी जांच जो है वो कराई जाए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि फिलहाल तेज प्रताप यादव समेत रोहिणी आचार्य जो है वो परिवार से अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य से जुड़ा प्रकरण बीते दिनों सामने आया था, जिसमें पता चला कि रोहिणी आचार्य जो है वो अपने परिवार से नाराज हैं। और ये कहते हुए उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि उन्हें परिवार से और अपनी राजनीति से संन्यास लेने के लिए या राजनीति छोड़ने के लिए जो है कहा गया है। और ये किसने कहा, इसको लेकर उन्होंने संजय यादव का नाम लिया था। इसके बाद से ही लालू परिवार में कहीं ना कहीं जो मामला है वो गरमाया हुआ है। तेज प्रताप यादव ने इसको लेकर बाकायदा पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी बड़ी बहन का जिस तरीके से अपमान किया गया है उसे बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी, जिसने भी अपमान किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल तेज प्रताप यादव समेत रोहिणी आचार्य से जुड़ी जो राजनीति है वो गर्म हो गई है। और तेज प्रताप यादव ने इस राजनीति को करते हुए क्या कहा है ये आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी उत्पीड़न मेरे माता पिता के साथ होता है तो इसकी जांच कराई जाए। और ये मांग बाकायदा उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से की है। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर 43 कांग्रेस नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी अनुशासन समिति ने कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया है, यानी शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया है। इस पर तो हम बात करेंगे ही। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाएगी बीजेपी की तो ये जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नाम पर चर्चा हो रही है कि बीजेपी के गया जी से 8वीं बार के विधायक जो है प्रेम कुमार, उनको बीजेपी विधानसभा का अध्यक्ष बना सकते हैं। इन दोनों ही खबरों पर फिलहाल हमारे जो बिहार ब्यूरो चीफ हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, पहले तो एक खबर ये
कि कांग्रेस ने जो बड़ी कार्यवाही करते हुए शोकॉज नोटिस जारी किया है उस पर क्या ज्यादा जानकारी है, और दूसरा ये कि गया जी से 8वीं बार विधायक बने प्रेम कुमार को लेकर भी कई जानकारी सामने आ रही है। दोनों जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए जयंती, दरअसल में आपको पता है कि कांग्रेस की इस बार करारी शिकस्त हुई है इस चुनाव में, और 2020 में जो कांग्रेस 17 सीटें चुनाव जीती थी वो इस बार मात्र 6 सीटों पर सिमट के रह गई। और इसके पीछे की जो वजह है वह यह है कि अंदरूनी कलह जो है वो इस चुनाव में खुलकर देखने को मिला। आप अगर बात करेंगी तो आफाक आलम जो कि पूर्व मंत्री थे, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री थे 2017 में जब सरकार महागठबंधन की बनी थी नीतीश जी के साथ, तो वो कसबा से बेसिकली विधायक थे, इस बार सिटिंग एमएलए थे, लेकिन उनका टिकट जो है वह काट दिया गया था और वहां पर दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया था। और इसका विरोध जो है वो आफाक आलम ने किया था और विधिवत इनका ऑडियो भी जो है वो राजेश राम के साथ जो है वो बातचीत का वायरल हुआ था, जिसमें कि वो खुद कह रहे थे कि राजेश राम कि देखिए मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ लेकिन मेरा कुछ चल नहीं रहा है। इसके अलावा छत्रपति यादव है, ये भी सिटिंग एमएलए थे, इनका भी टिकट काटा गया था। बीना शाही मुजफ्फरपुर से बड़ा चेहरा थी, उनका भी टिकट काटा गया। अजय कुमार सिंह जो पूर्व एमएलसी थे उनका टिकट काटा गया। गजानंद शाही बड़ा चेहरा है, भूमिहार के बड़े नेता थे मुजफ्फरपुर से, उनका टिकट काटा गया। सुधीर कुमार का टिकट काटा गया। इस तरह अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे विधायक थे जिनका टिकट काटा गया, जो पहले से कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम कर रहे थे, प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे, अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, जिला अध्यक्ष के तौर पर। इन तमाम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने चुनाव में अपने सहयोगियों को, जिनको पार्टी ने टिकट दी थी, उनको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनको हराने की दिशा में इन लोगों ने काम किया। इवन की यह भी आरोप लगाया गया है कि जहां जहां महागठबंधन के उम्मीदवार थे, आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनके विरोध में लोगों ने काम किया। और इसी को देखते हुए इन लोगों के ऊपर जो है वो कुल 43 लोगों के ऊपर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और यह कहा गया है कि आप इसका जवाब दें, नहीं तो पार्टी आप पर जो है वह कार्रवाई करेगी। और 21 नवंबर की तारीख जो है वो दी गई है कि 21 नवंबर के 12 बजे दिन तक जो है आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो स्पष्टीकरण समिति के सामने रख सकते हैं। और अगर आप नहीं रखते हैं तो यह माना जाएगा कि आप पार्टी विरोधी कार्य में जो है वो आपकी संलिप्तता थी, लिहाजा पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी। तो ये कांग्रेस से एक खबर है। और आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले बीजेपी ने भी अपने कई नेताओं पर कार्रवाई की थी, जिसमें कि आरके सिंह जो कि मंत्री भी हुआ करते थे, आरा से पूर्व सांसद भी थे, उन पर भी कार्रवाई की गई थी। तो पार्टी स्तर पर जो है ये कार्रवाई का दौर जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच जो है वो बीजेपी के लिए खबर आ रही है कि बीजेपी से जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उसके नाम के लिए विधिवत एक सहमति बनकर दिख रही है। और प्रेम कुमार जो कि काफी सीनियर लीडर है, गया जी से 8वीं बार वो विधायक चुने गए हैं, पार्टी के बड़े चेहरा है, पार्टी के पिछड़ों का एक बड़ा फेस है, बड़ा चेहरा है। चंद्रवंशी समाज से वो बिलोंग करते हैं और मगध के इलाके में चंद्रवंशी समाज का अच्छा इम्पैक्ट है, अच्छा वोट है, जो कि एनडीए को पड़ता है। तो जो जानकारी मिल रही है कि जो जेडीयू और बीजेपी के बीच जो प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर के जो एक प्रतिद्वंदिता आप कह सकते हैं कि एक रिवेलरी या फिर अंतरकलह जो चल रहा है, उसको देखते हुए बीजेपी ने प्रेम कुमार का नाम फाइनल किया। और प्रेम कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कभी आज तक विवादों में नहीं रहे हैं, उनको सदन का लंबा अनुभव है, क्योंकि 7 बार अगर आप लगातार रहते हैं विधायक तो लगभग 35 साल तक विधायक आप रहते हैं, तो निश्चित तौर पर सदन की गतिविधियों से अवगत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने प्रेम कुमार का नाम फिलहाल अभी फाइनल किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है जयंती, उसमें प्रेम कुमार का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए फाइनल किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी ज्यादा जानकारी के लिए। जी शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो हर तरीके से अगर कहा जाए, एक तरफ जहां महागठबंधन में रार छिड़ी हुई है, कांग्रेस अपने नेताओं पर एक्शन ले रही है, तो दूसरी तरफ बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपने स्पीकर पद के लिए जो दावेदार है वो खंगालना शुरू कर दिया है। और जैसा अभी राजीव जी ने बताया कि नाम पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बैंकॉक से सूरत आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से करोड़ों रुपए की कीमत का हाइड्रोवीड यानी हाइब्रिड गांजा बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। सूरत से हमारे संवाददाता अमित राजपूत की रिपोर्ट देखिए। सूरत क्राइम ब्रांच को ये इंफॉर्मेशन थी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नारकोटिक्स की स्मगलिंग एयरपोर्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो पिछले 1.5 महीना से इस मॉड्यूल पे काम किया जा रहा था
और कल एयर इंडिया की फ्लाइट से बैंकॉक से जो आती है उसमें एक व्यक्ति को जो है पकड़ा गया, जिसके पास जो 2 बैग्स थे, एक चेक इन बैगेज था, एक हैंड बैगेज था। तो हैंड बैगेज में से टोटल 4 किलोग्राम से ज्यादा हाइड्रोवीट, जिसको हाइब्रिड गांजा के नाम से पहचाना जाता है, वो पकड़ा गया। उसमें जो हैंड बैग था, हैंड बैग के अंदर एक पर्स था, पर्स के अंदर 2 पैकेट थे। बाकी बच्चों को खेलने का जो बॉक्स आते हैं, जो खिलौने का जो है, उस खिलौने के बॉक्स के अंदर जो है बाकी बैग्स रखे गए थे। और कुल 8 में टोटल पार्सल्स अंदर से मिले और उसमें 4 केजी ग्राम से ज्यादा, इसकी कीमत 1,41,00,000 रुपए है, इतने का हाइब्रिड गांजा वहां से गिरफ्तार किया गया। ये व्यक्ति जो बैंकॉक से लेके आया, जो कुरियर तरीके काम करता है, इसका नाम जाफर खान उर्फ जाफर मोबाइल वाला है, जो बॉम्बे का रहने वाला है और बॉम्बे से आता। और पिछले 3 सालों में लगभग हम लोगों ने जो भी इसकी हिस्ट्री, ट्रेवल की हिस्ट्री देखी, तो 28 बार ये इस तरह के ट्रिप मार चुका है। और जिसमें ये खास करके बांग्लादेश और दुबई वगैरह 6-6 वक्त गया है, 6-6 बार गया है बैंकॉक, और ये ओमान वगैरह जो 2 बार गया है। बाकी दूसरे देशों में भी ये इसकी ट्रेवलिंग रही है, सऊदी अरेबिया, कंबोडिया, बहरीन, सब जगह ये ट्रेवल करता रहा है। और वहां से ये नारकोटिक्स, लैपटॉप, गोल्ड और ई सिगरेट वगैरह हर चीजों की स्मगलिंग में ये लिप्त पाया गया, जो इसके अभी तक इंट्रोगेशन में निकला है। और उसी के साथ साथ इसकी वाइफ जो बुशरा बेगम उसका नाम है, जो अभी जून के महीने में ही, जून 2025 में बेंगलोर एयरपोर्ट पर जो 7 केजी हाइब्रिड गांजा के साथ भी पकड़ी गई, जो अभी जेल में है। तो ये इस तरह से कैरियर काम करके लगभग 1 लाख रुपए तक की पर जो ट्रिप इसको पैसा मिलता था। वहां से जो हैंडलर था, जो इसको नारकोटिक्स दे के भेजता था, यहाँ पे फिर इसको फोटो ले, इसके फोटो और इसके जो बैग वगैरह के जो फोटोग्राफ्स वहां ले लिए जाते थे। और यहाँ पे कोई व्यक्ति आकर बस उसको दिखा के, इससे कुछ कोड वर्ड में बात करके वो बैग लेके चला जाए। तो इस तरह के जो पूरी एक मॉड्यूल चल रहा था, उस मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए पूरी क्राइम ब्रांच की टीम लगी है। और ये कल जो पूरा ऑपरेशन हुआ, उसमें हमारी लोकल डुमस पुलिस, हमारे कस्टम के जो एयर इंटेलिजेंस यूनिट है, सीआईएसएफ की यूनिट, और सूरत शहर की क्राइम ब्रांच, इन लोगों ने मिलकर इसको पकड़ा है। और ये भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी, चूंकि मुंबई का निवासी है और इसके ऊपर ऑलरेडी वहां पे 2 गुने भी दाखिल हुए हैं। ये नारकोटिक्स आने के बाद किस किस हाथों में जाके कहाँ पे जाना था, वो हमारी जो टीम काम कर रही है। और जल्दी उसको भी हम लोग पूरे जो लिंक है, पूरा मॉड्यूल है, उसको भी बस्ट करेंगे। और मुंबई में जो इसके 2012 तक लास्ट गुना दाखिल हुआ था, जिसमें ग्रीवियस इंजरी, मारामारी का गुना है और चोरी वगैरह गुना इसके ऊपर दाखिल हुआ है। तो वो हमारे एक इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट है कि इसके पास, उसके बाद पासपोर्ट इसके बाद मिला तो कैसे मिला, इसने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो प्रोड्यूस नहीं किया है। तो वो सारी चीजें हमारी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जो आगे हम लोग इसको देखेंगे। अभी तक इसकी इंट्रोगेशन में ये बात आई है कि बाहर निकल, एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद खड़ा रहता है, इसको एक व्यक्ति आता, वो इसका ब्रीफकेस लेके चला जाता है। तो अभी वो फर्दर इसका जो इंट्रोगेशन हम लोग कर रहे हैं कि कैसे कैसे लिंक है, कौन आने वाला था, कैसे आने वाला था। और उसी तरह से हम लोग पूरी अभी आगे जो भी हमारे अदर, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन के जो भी हमारे सोर्सेज हैं, वो टीमें काम करे, वो फर्दर आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये अभी तक जो इसका पासपोर्ट वगैरह, वीजा का डिटेल हम लोगों ने देखा है। ये जो गोल्ड की स्मगलिंग करता था, ई सिगरेट की स्मगलिंग करता था, मोबाइल, लैपटॉप, महंगे जो होते थे ड्रग्स, इन सब की स्मगलिंग ये करता था। और अभी तो पिछले 3 साल में हम देखा कि दुबई, बांग्लादेश, जैसा मैंने बताया कि 6-6 बार ये जा चुका है। थाईलैंड, ओमान में 2-2 बार, सऊदीया, बहरीन, कंबोडिया, ये 1-1 बार जा चुका है। और दूसरा फर्दर इसके पास कोई और पासपोर्ट जो खत्म हो गया, कई बार होता है, उसके अंदर भी वीजा वगैरह हम लोग चेक कर रहे हैं। लेकिन अभी इसके उसमें से इतना चीजें निकली, कितने कंट्री विजिट किया, और ये अपना पूछपरछ में भी ऐसा बता रहा है कि पिछले 3 सालों में 28 बार जो है अलग अलग देशों की यात्रा कर चुका है, इसी पर्पस के साथ। किशनगंज में सैकड़ों महिलाओं से करोड़ों की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना से नाराज लोगों ने कंपनी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल पूरा मामला शहर के हलीम चौक पवार ग्रिड के सामने स्थित शुभारंभ चिटफंड कंपनी का है। हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि कंपनी के द्वारा 1.5 लाख रुपए लोन देने की बात कही गई थी और सभी से 5-5 हजार रुपए जमा करवाए गए थे। लेकिन मंगलवार को जब सभी शुभारंभ कंपनी के कार्यालय पहुंचे तो ऑफिस का ताला बंद था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ऑफिस पर लोग पत्थरबाजी करने लगे। वहीं कुछ देर के लिए किशनगंज बहादुरगंज मुख्य सड़क को भी जाम कर दिया गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी जैसी स्थिति पैदा हो
हो गई। पीड़ितों का बयान जो है सामने आया है, सुनिए। के नाम से सभी का मामला है। ये आवाम गरीब लोगों के साथ इस तरह का आए दिन साइबर क्राइम के माध्यम से हो, किसी का लालच देके मामले से हो, बैंक के नाम से ठगने का काम किया है। इस पर पुलिस प्रशासन की जरूरत है। पुलिस प्रशासन जो जांच करेगी, अपने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएंगे। सभी सूचित कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से मैं ये करता हूँ कि हंगामा नहीं करके प्रशासन का मदद लें। प्रशासन जो सही रास्ता देंगे वही सबके लिए न्याय होगा। तो पुलिस को आप सूचित कर रहे हैं? मैं पुलिस से मतलब प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द ये मतलब जांच करके इसका समाधान निकालने का काम करें। मैं मांग करता हूँ था कि 1 से 1.5 लाख रुपए देंगे और वहाँ पे मेरा खाता मैंने नया खोला है और 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा और आपका खाता में जाएगा वो पैसा। 4500 रुपये निकाल लेना और 500 रुपये रख देना, ऐसे बोला था। और सामने हम लोग आए थे, यहाँ पे कॉल नहीं उठाया। किसी का बाकी था 2,000, 3,000 दिया मेरे मामा, 2,000 बाकी था। तो उन्होंने कॉल किया, बोला कि फोन पे में दे देंगे। कॉल किया तो कॉल उठाए नहीं। तो हम लोग आए, वहाँ पे थे वो लोग। तो हम लोग आए तो वो लोग बोला कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं, आप रुके यहाँ पे बैठिए। हम लोग बैठे थे यहाँ पे, वो लोग आए नहीं, भाग गए। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को पैसा दे दीजिए वापस, बस और कुछ नहीं चाहते। क्या नाम हुआ? लाडली। धन का हुआ? रहमतपरा। क्या कहेंगे? पश्चिमी चंपारण के बेतिया एमजेके कॉलेज परिसर में आज पीजी एग्जाम के केंद्र बदलने को लेकर एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं और छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन किया, साथ ही जमकर विरोध भी किया। पीजी सत्र 2022-24 के द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर बनाए जाने को लेकर एबीवीपी बेतिया द्वारा नगर मंत्री शैलेश कुशवाहा के नेतृत्व में एमजेके कॉलेज में आक्रोश मार्च निकालकर पुतला दहन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और छात्रों का शोषण बंद करो जैसे नारेबाजी भी की गई। एबीवीपी जिला संयोजक अभिजीत राय का बयान सामने आया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। एमजेके कॉलेज इकाई द्वारा आज जो ये आंदोलन किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य था, पिछला 2 बार से हम लोग माननीय कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें पीजी का एग्जाम सेंटर बेतिया में करने का हम लोग मांग दे रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इतना निकम्मा है, इतना दोगलापन व्यवहार हमारे साथ करता है कि हर ज्ञापन देने के बाद हमें ये आश्वासन तो मिलता है कि सेंटर बेतिया में होगा, लेकिन कोई भी आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज हम लोग अपने आंदोलन का पहला सीढ़ी चढ़े हैं। आगे हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और अनशन पे बैठेंगे। जब तक इस घमंडी बीसी का हम लोग घमंड तोड़ते नहीं हैं, तब तक हम लोग छोड़ेंगे। बहुत बांकीपुर विधानसभा सीट से 5वीं बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितिन नवीन ने 20 नवंबर को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण न केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया है, बल्कि बिहार के लिए एक नए विकास पथ की शुरुआत का प्रतीक भी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बड़ा दिन होगा 20 नवंबर को नई सरकार के गठन का, उसकी तैयारियों की समीक्षा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था जो कर रहा है, उसी का कोऑर्डिनेशन हम लोग भी देख रहे हैं। जो भी लोग बिहार से बाहर से भी जो बड़े पैमाने पर हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण और हमारे कई केंद्रीय मंत्रीगण आ रहे हैं, कई अन्य राज्यों के विशिष्ट अतिथि लोग आ रहे हैं, तो वो सब और बिहार के भी जो विभिन्न अन्य प्रांतों में बड़े युवती रहे हैं, अन्य हमारे सम्मानित नागरिक हैं, वो सब लोग कल उपस्थित होने वाले हैं। तो परसों तो सब की व्यवस्था करना और साथ में एक सभी वातावरण कैसे बने, कैसे बिहार अपने विकास के लिए नई उड़ान के लिए तैयार खड़ा है, इस तरह का माहौल इस शपथ ग्रहण समारोह से बने। प्रधानमंत्री जैसे मिलेगी आपको सबको सूचना होती जाएगी। कितने हजार लोगों की बैठने की क्या आ रहे हैं सर? अभी तो हम लोग का अभी तो कल कितने मैदान में होता है तो आप भी समझ सकते हैं। तो मैं कोई संख्या का नहीं, क्योंकि संख्या तो खुद निकल के आएगी, लेकिन हम लोगों ने भी अभी यहाँ पर 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था का सोचा है और बाकी इसके बाद संख्या क्या बढ़ेगी तो जनता का। विपक्ष से किसको किसको न्योता दिया गया? सबको न्योता है भैया। बिहार के विकास के शपथ का ग्रहण है, तो विकास में जो लोग भी शपथ चाहते हैं कि विकास के इस शपथ में वो भी शामिल हो, उनको आना चाहिए। और मैं तो सरकार पातेपुर विधानसभा से बीजेपी की सीट पर दूसरी बार जीत कर आए विधायक लखेंद्र पासवान ने कहा कि पहले जीत के लिए बिहार के तमाम जनता को प्रणाम। ये जीत हमारी नहीं बल्कि बिहार की जनता की जीत है। बिहार की जनता चाहती है कि देश को विकसित बनाया जाए और बिहार को विकसित बनाया जाए। देश में एनडीए की सरकार है और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, डबल इंजन की सरकार है। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
देखिए, विकसित बिहार बनाना है और देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। एनडीए के सरकार है, डबल इंजन के सरकार है। और जो डबल इंजन के सरकार में जो बिहार में विकास हुआ है, केंद्र सरकार की योजना हो चाहे बिहार सरकार की योजनाओं को लाभ ये जन जन तक पहुंचा है, उसका परिणाम है प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार जो है पुनः बनने जा रही है। आम जन में जो उत्साह देखने को मिला वह गजब का उत्साह देखने को मिला है। इसलिए सरकार का मुख्य उद्देश्य एनडीए सरकार का जो विकसित बिहार बनाना है। हम जिस विधानसभा से जीत के आते हैं, फतेहपुर विधानसभा से जीत खाए हैं, उस विधानसभा में परंपरा बना हुआ था आज़ादी के बाद फिर दोबारा विधायक बनकर नहीं आता है। लेकिन मेरे द्वारा और सरकार के द्वारा किया गया कार्य के आधार पर दोबारा विधायक जीत का है, अब प्रचंड बहुमत से जीत का है। इसलिए बिहार को विकसित बिहार बनाना है, इसलिए प्रचंड बहुमत जनता ने जनादेश दिया। गया जी में सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। हादसे में मारा गया युवक रोहित कुमार ब्लिंकिट में राइडर का काम करता था। वो कस्टमर की डिलीवरी को लेकर जा रहा था और ये जो हादसा है ये 6 लेन पुल का बताया जा रहा है। ब्लिंकिट में काम करने वाले मृतक के सहयोगियों का कहना है कि रोहित ऑर्डर डिलीवर कर मानपुर 6 लेन पुल के रास्ते स्टोर की तरफ लौट रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इससे वो जख्मी हो गया। बुरी तरीके से जख्मी होने पर उसे किसी तरीके से राहगीरों की मदद से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जो कि मगध में है, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। खास बात यह है कि मृतक के परिजनों ने थाना पुलिस को सूचित नहीं किया। यही नहीं, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। इधर मृतक के साथ काम करने वाले उसके साथी इस घटना से काफी आक्रोशित नजर आए। ब्लिंकिट की तरफ से क्या बयान जो है, ब्लिंकिट के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया, साथ ही ब्लिंकिट के जितने भी वहां डिलीवरी बॉयज थे उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया है, दोनों का बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। लास्ट में देखते हैं, लड़का लोग का जो भी राइडर होता है हमारे अंदर ही काम करता है। हमको सुबह में सूचना मिला है कैसा ऐसे कट्टा है कल रात में ही, तो हमने भी यहाँ स्टोर पे विजिट किया और एट ए टाइम सारे लड़कों से हम लोग कुछ कैश कलेक्ट करके उसके घर पे हम लोग पहुँचाए हैं। साथ में उसके घर जा करके हम लोग वहाँ पे डेथ बॉडी का शमशान घाट तक वहाँ पे पहुँचाया। उसके बाद कंपनी का जो प्रोसेस है उससे ही बातचीत चल रहा है, मेल वगैरह हो गया है। अभी तत्काल में कंपनी कुछ पेमेंट करती है जो कि उसको घंटे 2 घंटे 4 घंटे के अंदर में कुछ जो अमाउंट होता है उसको फैमिली वाले को मिल जाएगा, जो इसका नॉमिनी में नाम है कि कल हमारे राइडर थे ब्लिंकिट के, कल करीब 7:30-8 बजे यहाँ से पार्सल रिसीव किए और मानपुर गए पार्सल डिलीवर करके लौट रहे थे। उसी क्रम में मानपुर पुल के ऊपर अज्ञात वाहन के द्वारा हमें धक्का मारा गया। उसी क्रम में उनका एक्सपोर्ट गया। उसके बाद उनका फैमिली लोग जाकर वहाँ पर प्रशासन नहीं पहुँचा, इतना लापरवाह प्रशासन है कि मानपुर पुल पे हमेशा सोचिए 112 हर घड़ी हम लोग डेली डिलीवरी करते हैं, 1-2 गाड़ी लगी रहती थी। कल फिर भी वहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आई, लेकिन उसके बाद फिर फैमिली वाले लोग को जब खबर गया वो लोग गए, खुद इधर दौड़े। भावनगर शहर के प्रभुदास झील टेकरी चौक इलाके में शादी के दिन ही अपनी होने वाली पत्नी पर लोहे के पाइप को फेंककर उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी साजन खन्ना भाई बरैया को पुलिस ने कुछ ही देर में पकड़ लिया। भावनगर के प्रभुदास झील इलाके में 15 नवंबर को प्रेम प्रसंग का ये मामला सामने आया था। जिस दिन दोनों की शादी होनी थी उसी दिन भावी पति प्रेमी साजन ने अपनी होने वाली पत्नी सोनी की लोहे के पाइप और दीवार पर सिर पटककर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद हत्यारा साजन फरार हो गया है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर देर रात ही साजन को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर उसे ले जाया गया। घटना की पुनर्रचना जो है वो की गई। अब पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर चुकी है। बताया जा रहा है कि कितने दिन की रिमांड मिलने वाली है, इस पर ज़्यादा जानकारी मिलनी अभी बाकी है। जैसे ही वो जानकारी सामने आती है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भावनगर के वन अधिकारी एसीएफ शैलेश खंबाला 2 दिन पहले अपनी पत्नी और बच्चों के लापता होने की सूचना देने के बाद सूरत गए थे। अधिकारी की पत्नी और फूल जैसे 2 बच्चों के शव जो हैं वो वन विभाग में जमीन में दबे मिले, जिससे अधिकारी पर संदेह पैदा हुआ। भावनगर पुलिस की एक टीम सूरत पहुंचती है और उन्हें कतारगाम स्थित उनके घर से ले गई। ये भी पता चला कि अधिकारी खंबाला ने घर में सेंधमारी के कारण अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करने की बात कबूल की है। भावनगर वन विभाग में
एसीएफ के पद पर कार्यरत शैलेश खंबाला 2 दिन पहले कार से सूरत परिवार को ढूंढने के बहाने कतारगाम स्थित पारस सोसाइटी गए थे। दूसरी ओर भावनगर पुलिस की एक टीम संदेह के घेरे में आए एसीएफ शैलेश को गिरफ्तार करने सूरत पहुंची और रविवार सुबह उन्हें उठाकर घर से कहीं ना कहीं थाने ले जाया गया। पुलिस पूछताछ में वन अधिकारी एसीएफ शैलेश खंबाला ने खुद हत्या की बात कबूल की है। उसने घर में कलह के चलते अपनी पत्नी और बच्चों की तरह फूल की तरह जो बच्चे थे उनकी हत्या करी थी। और आप फिलहाल वो जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे होंगे। पुलिस ने तिहरे ये जो हत्याकांड है यानी ट्रिपल मर्डर केस जिसको कहा जा रहा है, इसको अंजाम देने वाले आरोपी शैलेश खंबाला को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के आगे की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पर भावनगर पुलिस अधीक्षक नितेश पांडे ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको, सुनिए। ये तीनों जो हैं सूरत से छुट्टी में यहाँ पर 27 नवंबर को आए थे, 27 अक्टूबर को आए थे। 7 दिन का यहाँ इनका रहने का प्लान था और 5 तारीख की जो सुबह जो है इसने जो है इनका मर्डर, बेसिकली जो तकिया होता है उससे इनका मुंह दबा के फोर्सफुली जो है पहले वाइफ का, उसके बाद बेटे का, उसके बाद बेटी का मर्डर किया। ऐसी इसकी प्राथमिक जो अभी पूछपरछ की उसमें पता लगा और अभी उसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। उसमें बात ऐसी थी कि ये जब पूरा इंसिडेंस हुआ तो 6 तारीख को उसने जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को बोला, उसके जो नीचे के अधिकारी हैं, कि उसको एक खड्डा जो है पूरा भरवाना है मिट्टी से। उसके लिए बार बार उनसे बात कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था और उसने वो सब करवाया 6 तारीख की सुबह। तो ये जब हमें लीड मिली और टेक्निकल एनालिसिस पे जो लीड मिली उसके आधार पे जो है हमने हमें हुआ कि इसका हस्बैंड जो है हमें शंका के दायरे में आया और ऐसा हुआ कि शायद इसने इनका तीनों का मर्डर कर दिया हो। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद।